go. Hello students, welcome back. Today we are going to discuss another unit number 4, electromagnetic induction and alternating current. In short form हम इसको EMI and AC भी बोल देते हैं और यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस और चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए तो वो निकलने वाला है ये वाला नाम। अगर हम ब्रेक करें तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक और एक रह गया इंडक्शन। इलेक्ट्रो से तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस आता है और मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड का सेंस आता है और इंडक्शन क्या होता है बेटा, इंडक्शन होता है इफेक्ट। और कैसा इफेक्ट, उसमें बॉडी कांटेक्ट नहीं होता और वो अपनी प्रॉपर्टीज चाहे वो ऑपोजिट सेंस में या कैसे भी शो करे दूसरी बॉडी में शो करता है। तो फैराडे ने पता लगाया इसके बारे में, फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं तो इसके चेंज होने की वजह से इस पे इफेक्ट आता है। मतलब इफेक्ट आया किसी कॉइल में और इसमें उसने क्या दे दिया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करके दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ होगा तो करंट या वोल्टेज इंड्यूस हुआ होगा और जहां करंट आपका आ जाता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो मुझे इसका सिर्फ बेसिक आइडिया देना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका होता क्या है। तो ये हमें पता लग गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, उसके रिजल्ट के तौर पे या फिर इफेक्ट के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ईएमआई को समझने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से और बी सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके। और फ्लक्स का क्या मतलब होता है भाई? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स का क्या मतलब होता है? फ्लो। किसका फ्लो हो रहा है? इसके आगे क्या लिखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो। तो देखा जाए तो इसकी अगर डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन क्या बनेगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग गिवन एरिया, जिस भी एरिया में से आपको वो पास करानी, ठीक है, ये बनेगा। और तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का? एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई बी और एक एरिया हो गया, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए एरिया के। तो इसको समझ लेते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक नॉर्मल कोई भी एक एरिया गिवन है, इसकी लेंथ एल मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, तो इसका एरिया कितना निकल आएगा? एल इंटू बी। तो मैं इसको ए ही लिखूंगा एल इंटू बी को, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं। इसमें से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं और मैं इनको किसी अदर एंगल पे ले लेता हूं, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर वाला भी सीन दिखाना है, ठीक है। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ओके, अब इसमें क्या करना है? मेरे को दिया गया है कि फ्लक्स निकालना है एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये वाला एरिया एक्चुअल में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना ऐसे है, सामने से देखेंगे तो लाइन नजर आता है, थोड़ा तिरछा बनाया गया 3D लुक के लिए। तो इसका जो नॉर्मल आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा। तो इसने कितना एंगल बनाया हुआ बेटा इसके साथ? थीटा। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अलोंग जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने कितना एंगल बनाया हुआ? थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा आपका?
इधर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला वो कितना निकलेगा, बी कॉस थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट का मतलब ही क्या होता है, कॉस। तो इसलिए अब यहाँ पे बी परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा, और बाकी आपने एरिया लिखना ही है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनली आपके पास कितना निकल गया है बेटा, बी ए कॉस थीटा निकल गया। एक फॉर्मूला तो आपका हो गया ये। और कॉस थीटा हटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कॉस थीटा हटाने पे हमारे पास आता है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हटाने पे ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा आएगा, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां पर जो ये ए है, ए वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, और हमें पता है कि एरिया वेक्टर हमें कैसे दिया जाता है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड विच इज ए, और इसका नॉर्मल यानी डायरेक्शन। तो इट शुड बी बेटर कि मैं इस वाले फॉर्मूले को ऐसे ना लिखकर कैसे लिख लूं, फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन कैप ए। ये लिखने के पीछे एक रीजन भी है, ठीक है, क्योंकि इससे डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि एंगल मेरा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के बीच में। और ये अगर बच्चे को ये प्रॉपरली नहीं पता कि एरिया वेक्टर को सॉल्व करके ऐसे आता है, तो इधर से बच्चा क्या सोचेगा कि ये जो डॉट आया कॉस थीटा निकलेगा, तो थीटा इन दोनों के बीच है, यानी ये एरिया के बीच सोचेगा। एरिया के साथ नहीं है उसका एंगल, किसके साथ है, उसके नॉर्मल के साथ है। तो यहां पे हम लिख भी देते हैं कि जो थीटा है, थीटा वो क्या है, एंगल है किसके बीच का, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल। ये वाली चीज आगे काम आएगी, तो याद रखना है इसको, इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। और यहां से आप देख भी रहे हैं कि इधर तो मैंने वेक्टर लगाया, इधर वेक्टर नहीं लगाया। इसका क्या मतलब है कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये स्केलर। कौन सी चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। और स्केलर का अच्छा बात क्या है कि ये सीधा सीधा ऐड हो जाता है, कोई वेक्टर ऑफ एडिशन इसमें नहीं लगता। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स देखा जाए तो क्या है कि किसी गिवन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उनको गिन लो और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नथिंग एल्स। तो इसको कैसे समझा जा सकता है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई एरिया है, ये मैंने एरिया ले लिया, ठीक है, इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, जैसे ये। अब इसको क्रॉस कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां से निकलेगा, इसको क्रॉस कराऊंगा तो यहां से निकलेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर से ले लेता हूं, एक करा दिया मैंने यहां से, और ये ऐसे निकल गया। एक करा दिया मैंने यहां से, एक करा दिया मैंने यहां से। तो अगर आप गौर से देख पाए, जिसमें गैप आ गया, मतलब ये तो इसके अंदर से गया है, ये वाली तो इसके अंदर से गई नहीं, तो ऊपर से गई, ये भी ऊपर से गई, ये भी ऊपर से गई है। तो इसके अंदर से सिर्फ ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, 3। तो इन 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से ही ये फ्लक्स निकलने वाला है, ये बाकी 2 की वजह से नहीं निकलेगा। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया? तो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि किसी गिवन एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होने वाला है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे, अब इसको मैं एक सिंपल लाइन से दिखा देता हूं, ऐसे ये मान लीजिए ये वाला आपका लूप था, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई, और इसका नॉर्मल किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या पाया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा बीटा मेरा कितना हो गया, 0 डिग्री, इतना हो गया। तो इसमें सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंट होंगी, इसकी वजह से फ्लक्स आ जाएगा। अब मान लो इस कॉइल को जो ऐसे रखी है, ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर देता हूं। अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको तिरछा किया, ठीक है, इस एन कैप को मैं इधर लिख लेता हूं, ये। तो अगर जैसे ये है, इतना है, ठीक है, ये चौक का लंबाई इतना है मान लीजिए, ठीक है, और इसको अगर मैंने इधर कर दिया, इधर,
तो ये यहां तक आया, देखो ये यहां तक आया ना। तो ऐसे ही इस कॉइल के साथ होने वाला है कि मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा तो इसका जो लंबाई है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा थोड़ा सा ही। तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया इधर ऐसे, इसका लेंथ थोड़ा सा ऊपर तो नहीं आएगा। अब इसमें क्या रहेगा, इसका नॉर्मल किधर आ गया, ऐसे आ गया। तो ये अगर थीटा चेंज हुआ है, ठीक है, ये कितना चेंज हुआ है थीटा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालूंगा तो ये ऐसे जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ऐसे जाएगी, और इस वाली की तो बाहर से चली गई, ये तो बाहर से चली गई, देखो इसके अंदर से नहीं गई, ये सिर्फ इधर से गई, ये वाली अंदर से गई है, ये वाली अंदर से गई है, और ये वाली तो अंदर से जाएगी जाएगी। तो ये अगर थीटा चेंज हुआ है तो ये भी कितना हो गया, थीटा चेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ। तो यहाँ एक फील्ड लाइन कम हो गई। तो अब इसका ऑब्वियस सी बात है, पहले तो इसमें से एक दो तीन चार चार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी तो फ्लक्स था इसके पास, अभी भी फ्लक्स है, लेकिन अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है, एक दो तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूं, और नीचे कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा। अब सोचो, अब तो सिर्फ दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, फ्लक्स और कम हो गया। और एक और केस ले लेते हैं कि अगर मैंने इसको पूरा लिटा ही दिया, ऐसे लिटा दिया, लिटा दिया ऐसे, तो अब इसका नॉर्मल किधर हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा। अब तो इसमें से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही, तो अब क्या इसमें से फ्लक्स निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि फील्ड लाइन तो गुजरी ही नहीं है उसके अंदर से। ये सीन क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि एरिया में से कितना फील्ड लाइन क्रॉस होगा उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है। भाई जब उसमें से फील्ड लाइन जा ही नहीं रहा है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। तो इसके एक दो केसेस हैं, जैसे पहला केस है स्पेशल केस कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, या फिर क्या कहें नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। तो थीटा कितना आएगा भाई, परपेंडिकुलर है तो ड्रॉ करके देख लो। मैं इसमें एरिया को, ये जो ऑब्जेक्ट ले रखा था, लूप ले रखा था, इसको थोड़ा लिटा के बात कर लेते हैं। ये तो इसमें नॉर्मल तो जाएगा आपका, ये ऊपर से देखेंगे तो ऊपर ही जाएगा नॉर्मल। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल है किसके, सरफेस के। तो सरफेस तो मेरा भाई ये है, इसके अगर परपेंडिकुलर है तो ये कैसी जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसे निकलने वाली है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये सरफेस के परपेंडिकुलर आई है ना। तो देखो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, यहाँ पे क्या लिख रहा है नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल सरफेस के साथ लिख रहे हैं। अब बच्चा क्या गड़बड़ करेगा, भाई नॉर्मल पढ़ लिया है, परपेंडिकुलर पढ़ लिया उसने, पढ़ा है पर नॉर्मल परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, वो तो फिर थीटा कितना लिखाएगा 90 डिग्री, हो गया गड़बड़। इसलिए इसको ऐसे लिखा गया था कि भाई इसको आप ऐसे ना पढ़े, ऐसे पढ़े, ये सही तरीका है। तो यहां से आपको क्लैरिटी आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल है, वो एंगल कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे 0 डिग्री। तो इससे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है 1। तो फ्लक्स मेरा कितना निकल आएगा भाई, बी ए, जो कि निकलने वाला है मैक्सिमम। कितना निकलेगा बेटा, ये मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, एक दूसरा केस बनेगा इसमें, तो पहला केस हो गया, दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, या फिर पैरेलल की जगह लिखा जाएगा टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो इसमें थीटा कितना आएगा भाई, देखो इसका डायग्राम बनाओ, मैंने इसमें भी ये लेटा हुआ डायग्राम लिया था, इसमें भी लेटा हुआ ये डायग्राम ले लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया नॉर्मल, तो भाई इसका ऊपर ही जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो नॉर्मल किधर बनेगा, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल है, यानी ऐसे, या टेंजेंशियल भी कह देते हैं इनको। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई, और नॉर्मल हो गया, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, और थीटा 90 है तो कॉस थीटा नहीं कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो फ्लक्स भी मेरा कितना आ जाएगा बेटा
जीरो आ जाएगा। ये चीज हमने पढ़ ली, यहां पढ़ी थी देखो, ये ऐसे लिटा दिया था। और इसमें से क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है क्या? नहीं ना। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा ही नहीं रही तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या इसका यूनिट्स वगैरह पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? यूनिट्स। यूनिट सिंपल है, फ्लक्स हमें पढ़ाया गया है ये बी ए कॉस थीटा, या सिंपल बी ए ले लेंगे। तो इसका जो एसआई यूनिट है, फंडामेंटल एसआई यूनिट फ्लक्स का, वो रहता है भाई वेबर। वेबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी से। और अगर मैं फॉर्मूले से पढ़ूं तो 1 वेबर बराबर कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक 1 वेबर का डेफिनेशन आपका यहां से आ सकता है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए, सीजीएस का जो फंडामेंटल यूनिट है इसका होता है मैक्सवेल, और मैक्सवेल को लिखते हैं एम एक्स से। और अगर मेरे को 1 मैक्सवेल निकालने के लिए बोला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। और एरिया का सीजीएस यूनिट क्या रहेगा? वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का सेंटीमीटर। तो 1 एरिया में लेंथ इंटू लेंथ सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक आ गया आपका ये। और फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशन निकालो मैक्सवेल में और वेबर में, तो ये भी कर लेते हैं चलो। तो रिलेशन बिटवीन क्या? वेबर एंड मैक्सवेल। तो भाई ये वाला उठा लेता हूं मैं। 1 वेबर बराबर कितना? 1 टेस्ला। और ये कितना भाई? 1 मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला कितना रहेगा सीजीएस में? ये रहेगा बेटा गॉस, और ये होता है 10 की पावर 4 गॉस। और मीटर का क्या आएगा? सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। 100 को क्या लिख देंगे? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और इसका हो गया स्क्वायर। तो कितना आ गया? 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। इसको भी आगे लिख लेता हूँ, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा 10 का पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आता है? मैक्सवेल। तो हमें यहां से मिल गया 1 वेबर इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर 8 मैक्सवेल। एक आपका ये भी निकल आया। ठीक है, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट। आई होप यू गाइज लाइक द मेथड। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।